जी, हमारे कोर्स का नाम है जी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और आज हमारा है जी लेक्चर 2। डेटाबेस सिस्टम के जो कॉन्सेप्ट्स और उसके आर्किटेक्चर के हवाले से डिफरेंट डिटेल्स हैं, आज हम उनको स्टडी करेंगे। डेटा मॉडल, ये एक बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है जी। डेटाबेस सिस्टम को जब हमने डिफ़ाइन करना है तो वो डिफ़ाइन कैसे करना है, किन टर्म्स में करना है, उसके लिए जो स्टैंडर्ड बनाया गया है उस स्टैंडर्ड को रेफ़र किया जाता है एज अ डेटा मॉडल। कि आपने का जब भी डेटाबेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को किसी और से कम्युनिकेट करना है, वो कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइज करने के लिए आपने एक सेट ऑफ रूल्स बना दिए, तो उसको आपने डेटा मॉडल कहा। डेटा मॉडल के कुछ कंपोनेंट्स हैं। डेटा मॉडल का एक मेजर कंपोनेंट है उसका स्ट्रक्चर। अच्छा, ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आपको अगर कभी कोई लेट्स से कि आइटम बनानी है, बिल्ड करनी है, फिजिकल ऑब्जेक्ट बिल्ड करना है, तो सबसे पहले उस आइटम का स्ट्रक्चर आप बताते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी एन ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ दिस आइटम। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर बिल्डिंग लेट्स से अ व्हील चेयर, तो अब सबसे पहले आपने उसका स्ट्रक्चर बनाना होता है कि इट विल कंटेन अ सीटिंग कैपेसिटी, उसके बाद उसके टायर्स होंगे, and whatever the core components of that specific object may be। फिर उसके बाद आप ये बताते हैं कि अच्छा ये क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकेगी। तो उस चीज़ के ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, वन ऑफ द ऑपरेशंस फॉर अ व्हील चेयर में बी could be that we use the wheels to move from one place to another place। ओके, इसका मतलब है कि उन व्हील्स के साथ एक्चुअल में बाकी असम्बली भी कनेक्टेड होनी चाहिए ताकि वो रोटेट कर सकें, एंड इट शुड नॉट जस्ट बी फॉर डिस्प्ले पर्पसेस। तो ये अब उस चीज़ का ऑपरेशन हो गया। देन यूजुअली आपके पास व्हील चेयर में ब्रेक्स होती हैं जिसको हम यूज़ करते हैं टू स्टॉप द व्हील चेयर। ठीक है, तो ये अब वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि जी ये चीज़ें भी इसके अंदर अलाउड होंगी। अच्छा, क्या वो व्हील चेयर ऑटोमेटिकली मूव करेगी? दिस कुड बी एन ऑपरेशन। अच्छा, ऑटोमेटिक है तो फिर उसकी डायरेक्शन क्या, किस किस डायरेक्शन में मूव कर सकती है? हाउ विल वी इवन अलाउ कि वो शिफ्ट कर सके, अपने एंगल को रोटेट कितना कर सके, या वो थोड़ा सा लेट्स से 5 डिग्री या 10 डिग्री एंगल से ज़्यादा रोटेट नहीं कर सकती अपनी डायरेक्शन को। तो ये डिफरेंट कंसिडरेशंस होती हैं जिनको हम जहन में रखते हैं। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर के बाद आपने जो दूसरी चीज़ आइडेंटिफाई करनी होती है कि डिटेल जो आपने बतानी होती है, दैट इज़ कि वो ऑपरेशंस क्या परफॉर्म होंगे किसी चीज़ के ऊपर। ये ऑपरेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटाबेस ये इस तरह के होते हैं कि लेट्स से डेटा को रीड किस तरह किया जाएगा। अच्छा, रीड करेंगे तो क्या क्या चीज़ रीड करेंगे, क्या रीड नहीं कर सकते। डेटा को राइट जब किया जाएगा तो उसके अंदर कोई ख़ास डिटेल्स जो हैं वो आपको बता दी जाती हैं, या इनफैक्ट आप खुद ही बता रहे होते हैं। और उसके अलावा लेट्स से अगर उसको आपने अपडेट करना है कुछ इन्फॉर्मेशन को, जिस तरह हमने पहले भी देखा कि डिलीट करना पड़ सकता है इन्फॉर्मेशन को, ये जो DBMS की टिपिकल फंक्शनलिटीज़ हैं ये भी हो सकती हैं, और उसके अलावा भी कोई एडिशनल फंक्शनलिटी हो सकती है। तो वो ऑपरेशंस हम डिफाइन करते हैं। स्ट्रक्चर हमने पहले देख लिया था कि स्ट्रक्चर के अंदर हमने असल में जनरली हम टेबल्स बना रहे होते हैं, और टेबल्स के अलावा उनके डिफरेंट जो टेबल के आगे फर्दर कंपोनेंट्स हैं वो डिफाइन करते हैं। उन टेबल्स पे क्या काम हो सकता है ये हमने ऑपरेशंस की शक्ल में बता दिया। और उसके अलावा भी ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो इन दोनों डोमेन्स में कवर ना हो रही हो। फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि एज की हम बात करते आ रहे हैं, पहले भी एग्जांपल कि एज अगर एक ऐसा एट्रीब्यूट था जो हमने स्टोर किया था, उसके बारे में हमने बाकी बातें तो बता दी, लेकिन हमें ये इंश्योर करना चाह रहे हैं कि इसकी वैल्यू लेस देन ज़ीरो ना एंटर की जा सके। सो इन दैट सिनेरियो हम कंस्ट्रेंट्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे डेटा मॉडल को to fully explain the intended database system। स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे आपके पास? टिपिकली आप उसे बताएंगे कि आपके पास कुछ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स बेसिकली दे ट्रांसलेट टू द कॉलम्स ऑफ अ टेबल। ठीक है, ये कॉलम्स भी की शक्ल में हमें नज़र आते हैं, और इन एट्रीब्यूट्स की एक कलेक्शन जो होती है, कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम एक टेबल की शक्ल दे देते हैं। सो हमने एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने हैं, उसके अलावा हमने उन एट्रीब्यूट्स जो सिमिलर कॉन्टेक्स्ट के एट्रीब्यूट्स हैं उनको कंबाइन करके टेबल्स डिफाइन करने हैं, और उन टेबल्स के अंदर फिर रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए जाएंगे।
एक जो एडिशनल चीज़ आ जाती है वो ये है कि जी आपके पास रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम में डिफरेंट रिलेशंस यानी कि डिफरेंट टेबल्स होते हैं और उनका आपस में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो रहा होता है, उनका आपस में कोई रिलेशनशिप होता है, तो उस चीज़ को भी मॉडल किया जाता है. सो आफ्टर वी हैव डिसाइडेड के दीज आर द टेबल्स दैट आर गोइंग टू एग्जिस्ट इन आवर डेटाबेस सिस्टम, we establish the kinds of relationships that each table has for that specific system. तो डिफरेंट टेबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप्स होते हैं हम फिर उनको भी डिफाइन करते हैं और सिस्टम को प्रॉपरली एक फंक्शनिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए रिलेशनशिप्स का जो एक रोल है वो इम्पोर्टेंट रोल है. और यही वजह है कि आपका जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर रिलेशनशिप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है. देन वी हैड स्टडीड कि जी स्ट्रक्चर जब डिफाइन हो जाता है एक ओवरऑल लेआउट, तो फिर हम बात करते हैं ऑपरेशंस की. ऑपरेशंस क्या है? ऑपरेशन जैसा कि हमने डिस्कस किया कि यूज़ किए जाते हैं टू स्पेसिफाई डेटाबेस रिट्रीवल्स एंड अपडेट्स बाय रेफरिंग टू कंस्ट्रक्ट्स. ठीक है कि डेटाबेस के अंदर जो इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है यानी कि इंफॉर्मेशन को अगर आप लेट से रीड करना चाह रहे हैं एंड अपडेट करना चाह रहे हैं यानी कि चेंजेस करना चाह रहे हैं या मे बी के डेटाबेस के अंदर न्यू वैल्यूज इंसर्ट करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो आइदर वे आपने इंफॉर्मेशन को जब चेंज करना है या अपडेट करना है तो उसके लिए आपको डिफरेंट जो आपने ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स डिफाइन कर दिए हैं लेट्स से टेबल्स और उन टेबल्स के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स एंड एट्रीब्यूट्स मे बी फॉर ऑल ऑफ द वैल्यूज इन द टेबल और सम स्पेसिफिक रो. तो इन कंस्ट्रक्ट्स को एड्रेस करते हुए आप बताते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कि किस स्पेसिफिक वैल्यू को रीड करना है या किस स्पेसिफिक वैल्यू को चेंज करना है. तो ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ फंक्शनैलिटी है इसको हम इन जनरल टर्म्स ऑपरेशंस कह सकते हैं कि डेटा मॉडल में हमने ये बता दिया कि क्या क्या चीज़ें रीड हो सकती हैं, लेट्स से कौन सा यूज़र उन्हें रीड कर सकता है एंड सो ऑन. ऑपरेशंस ऑन द डेटा मॉडल में इंक्लूड बेसिक इंसर्ट, डिलीट और अपडेट. न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं किसी चीज़ को या अपडेट कर रहे हैं किसी चीज़ को. अच्छा, ऐसा पॉसिबल है कि within a same database system you may be able to do a few things and not be able to do some other operations. For example, you can always create a new post on Facebook. You can usually delete the posts that belong to you on Facebook. लेकिन आप किसी और अपने किसी फ्रेंड की जो पोस्ट है उसको डिलीट नहीं कर सकते. तो नाउ यू डू नॉट हैव द राइट टू डिलीट पोस्ट्स बाय अदर्स, लेकिन यू कैन डिलीट द पोस्ट्स दैट हैव बीन डन बाय यू. Now you cannot your post cannot be deleted by others, but in specific scenarios such as if you posted in a group, so that post can be deleted by the admins of that specific group. ये अब आपके पास डिफरेंट राइट्स आ जाते हैं डिपेंडिंग कि वो किस तरह की प्लेटफॉर्म है, किस तरह का डेटाबेस सिस्टम है और उसकी यूटिलिटी क्या है. इंटेंडेड जो उसका डिज़ाइन है और उसके गोल्स है उसकी बेस के ऊपर ये डिटरमिन किया जाएगा. फिर आपके पास कस्टम यूज़र, ये तो कुछ जेनेरिक थे लेकिन इसके अलावा कस्टम भी डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स आपके पास डिफरेंट हो सकते हैं. यूनिवर्सिटी के अंदर एक बड़ा सिंपल सा हो सकता है कि आपने एक ऑपरेशन बना दिया कि किसी स्टूडेंट का जब मैं एनरोलमेंट नंबर एंटर करूं तो मेरे पास उसका जीपीए कैलकुलेट होके आ जाए, या डेटाबेस सिस्टम के अंदर ही हमने एक सिस्टम रख दिया हो कि वो जैसे जैसे स्टूडेंट डिफरेंट सेमेस्टर्स के ग्रेड्स उसके असाइन होते जाएं तो उसका पिछले सब जीपीए जो थे फॉर इंडिविजुअल कोर्सेज जो उसकी ग्रेड्स आए थे उनकी बेस पे क्यूमुलेटिव जीपीए कैलकुलेट करके उन वैल्यूज़ को वो अपडेट कर दें. सेम में हैपन इन लेट्स से के इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम. तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आप डिफाइन कर देते हैं और वो फिर ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली परफॉर्म किए जाते हैं. कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई करते हैं जी कि रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं. डेटा का वैलिड होगा. अगर डेटा इन कंस्ट्रेंट्स पे पूरा नहीं उतर रहा तो वो फिर इनवैलिड हो जाता है. ठीक है, और इनवैलिड डेटा को हम डेटाबेस में सस्टेन नहीं करते.
हमारा मकसद ये होता है कि डेटाबेस हर वक्त एक वैलिड स्टेट में रहे, वैलिड उसकी स्टेट हो जहाँ पे उसके पास सारा डेटा ऑथेंटिक और वैलिड होना चाहिए। सो हम उन कंस्ट्रेंट्स को कभी वायलेट नहीं करते, दैट इज़ नॉट अलाउड इन अ डेटाबेस सिस्टम। हम उन कंस्ट्रेंट्स की बाउंड्स में रहते हुए अपनी फंक्शनैलिटी मेंटेन कर रहे होते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज हैं डेटा मॉडल की। डेटा मॉडल की जो कैटेगरीज आती हैं आपके पास के, एक तो आपके पास कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल आ जाता है। कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल इज समथिंग विच वी यूज टू डिस्कस डेटाबेस सिस्टम्स विद नॉन टेक्निकल यूजर्स सच एज बिजनेस यूजर्स। ये बिल्कुल इस तरह है कि जिस तरह मैं अगर आपको एक जनरल सिस्टम की बात करूं तो मैं आपसे कहूँगा कि यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में स्टूडेंट्स होते हैं और टीचर्स होते हैं। टीचर्स जो होते हैं वो कोर्सेज पढ़ा रहे होते हैं और स्टूडेंट्स किसी कोर्स में इनरोल होते हैं। स्टूडेंट्स कैन बी इनरोल इन मल्टीपल कोर्सेज एंड in layman terms I have explained to you what kind of functionality has to be there in that specific database। अब मैंने लेमैन टर्म्स में ये सारी बात आपको बता दी कि डेटाबेस सिस्टम में क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए और उसके कुछ जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस कर लिया। इससे हुआ क्या कि जो नॉन टेक्निकल यूज़र है उसको समझ आ गई कि हमारे प्लेटफॉर्म का या जो हमारा डेटाबेस सिस्टम जो हम बनाने जा रहे हैं उसका इंटेंडेड यूज़ क्या है। Now they can pose questions, they can help us in figuring out the challenges that they may be facing as clients maybe। So this is something conceptual data model is used for higher level abstract communication। फिर आपके पास आ जाता है जी बिल्कुल इसका सेकेंड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम ये है कि फिजिकल एंड जो फिजिकल डॉट डेटा मॉडल है वो ये कहेगा कि एक्चुअल में ईच इंडिविजुअल रो एंड ईच स्पेसिफिक वैल्यू इन दैट रो उसको किधर स्टोर करना है। तो इवन डाउन टू द लेवल ऑफ स्टोरेज आप उसको ये बता रहे होंगे कि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आएगी इसको XYZ पॉइंट पे सेव करना है, तो किसी और इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे पॉइंट पे सेव करना है। सो हाउ टू मैनेज ऑल दैट स्टोरेज जो इंटरनल लेवल पे हो रही है, यानी कि द लोएस्ट लेवल ऑफ डिटेल, उसके ऊपर जब जाके हम बात कर रहे होंगे और उन चीज़ों को वहाँ उस पर्सपेक्टिव से ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे। सो दैट इज द फिजिकल डेटा मॉडल। कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल का हमने कहा था कि दिस इज मोर ओरिएंटेड टूवर्ड्स बिजनेस यूजर्स, यानी कि इट वन ऑफ द parties in the communication would be probably you as technical users और जो दूसरा intended audience है that would be the business user। फिजिकल डेटा मॉडल इज समथिंग कि जो इंटरनल उसके सिस्टम में कर रहा है। तो इसके लिए जो हमने रोल एक पढ़ा था कि हमने कहा था डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। तो ये जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं इनका ये काम होता है कि ये डेटा को इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे हैं कि इस तरह की जो डेटा वैल्यूज आ रही है उनको हम कहाँ स्टोर करें इन ऑर्डर टू गेट द मोस्ट स्पीडी एग्जीक्यूशन, यानी कि ऑप्टिमल तरीके से एग्जीक्यूशन क्वेरीज की हो जाए और डेटा फैच हो जाए। इस चीज़ को, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स अपना एक रोल प्ले करते हैं। ये चीज़ फिर फर्दर आप डिटेल में पढ़ेंगे जब आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो कोर्स ऑफर किया जाता है अगर आप उसे पढ़ें। अच्छा, देन वी हैव इम्प्लीमेंटेशन डेटा मॉडल्स। इम्प्लीमेंटेशन डेटा मॉडल्स क्या है कि आपको डेटा आपके साथ को बताया जा रहा है कि डेटा क्या है, डेटा की रिक्वायरमेंट्स किस तरह की हैं, और अब आप एक लॉजिकल डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं जिस लॉजिकल डिज़ाइन की बेस पे आप ओवरऑल एट एन एब्स्ट्रैक्ट लेवल डेटा को स्टोर करेंगे। सो ये इम्प्लीमेंटेशनल डेटा मॉडल becomes useful when you have a complex scenario, a real world scenario, but you do not want to be involved in details such as storage। सो अब आपने क्या किया कि DBMS को ये आप रोल असाइन कर देंगे कि स्टोरेज तो DBMS मैनेज करे और आप उसको लॉजिकल लेवल पे चीज़ें देखेंगे ताकि वो लॉजिकल लेवल, सिंस इट इज़ ईजियर फॉर ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट, तो आप लॉजिकल लेवल पे उसके साथ डील करेंगे और यू विल लीव द रेस्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन जो अंडरलाइंग स्टोरेज मैनेजमेंट है, अंडरलाइंग टेक्निकलिटीज़ हैं एसोसिएटेड विद ऑप्टिमाइजेशन
एंड क्वेरी प्रोसेसिंग उनको आप DBMS तक छोड़ देंगे या किसी और लेट्स से इंडिविजुअल टेक्निकल इंडिविजुअल सच एज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। आपका काम क्या होगा कि आपने डिज़ाइन करना है और उसको डेवलप करना है। सो दिस इज वेयर वी स्टडीड के डेटाबेस डिजाइनर्स का रोल होता है और देन डेटा देयर आर आल्सो डेटाबेस डेवलपर्स। तो ये वो रोल आ जाता है जो इम्प्लीमेंटेशन डेटा मॉडल्स के साथ काम करते हैं। दिस में बी इम्प्लीमेंटेशन डेटा मॉडल वाले लोग एसेंशियली एक मिडल लेयर का रोल प्ले कर रहे हैं। दे मे हैव टू डील विद the business users and use the conceptual data models partly in order to define the scope of the problem। उसके बाद वो अपने टेक्निकल एक्सपर्टीज को यूज करते हुए इम्प्लीमेंटेशनल डेटा मॉडल्स क्रिएट करते हैं to fulfill the functionality that has been asked from them by the business users। और एक दफ़ा फिर वो बन जाता है जब और स्ट्रक्चर डेवलप हो गया सब कुछ, तो उसके बाद फिर वो फिजिकल डेटा मॉडल वाली जो टीम है उसके साथ भी डील करते हैं और उनको क्या बताते हैं कि these kind of queries we intend to prioritize in terms of faster processing time। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट किस्म के डेटा मॉडल्स हैं। इसमें जो इम्प्लीमेंटेशनल डेटा मॉडल है इसका फिर आगे एक वेरिएंट आ जाता है हमारे पास रिलेशनल डेटा मॉडल। ठीक है, और ये रिलेशनल डेटा मॉडल असल में हमारे कोर्स का एक मेन कंपोनेंट होगा जिसको हम लोग आगे सारे थ्रू आउट द कोर्स स्टडी कर रहे होंगे।